का वादा, सवालों में इरादा। आज हल्ला बोल में हम कांग्रेस के उन चुनावी वादों पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर बीजेपी हमलावर है। हम कांग्रेस के उन चुनावी वादों और पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी भाषण जो घोषणा पत्र है उसमें अल्पसंख्यकों से पर्सनल लॉ की स्वतंत्रता का वादा किया है। विदेशों में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से बहाल करने की बात है। कांग्रेस के वादों को बीजेपी ने तुष्टिकरण वाले वादे बताए तो कांग्रेस ने पलटवार किया। बीजेपी के सियासी पुरखों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना ठीक है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए वादों ने सियासी जंग छेड़ दी है। बीजेपी लगातार हमलावर है, घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के सियासी पूर्वजों का कनेक्शन मुस्लिम लीग से जोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, मोदी शाह के राजनीति व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। घोषणा पत्र पर घमासान इस कदर बढ़ा है कि बीजेपी ने इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। The Congress manifesto is more closer to the people of Pakistan than people of India. ये अगर मैनिफेस्टो पाकिस्तान का चुनाव में आ जाते हैं तब कांग्रेस को बहुत सारा वोट पाकिस्तानियों से मिल जाएगा। अब की बात सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? इतने ही वीर परिवार है जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। रविवार को कांग्रेस के अध्यक्ष ने जयपुर की रैली में आर्टिकल 370 को लेकर पीएम मोदी को चुनौती दी थी। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके बोला कि साहब, सनातन का विरोध देश में हो रहा है, उसको हम अपनी मौन स्वीकृति नहीं दे सकते। और जब से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया,
उसके बाद से मैंने कांग्रेस की ओर से टीवी पर बैठना और प्रेस वार्ता करना बंद कर दिया। मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके कहा कि साहब सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को जो आप गाली बोलते हो उसको बंद करना चाहिए। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 10 दिन बाकी है। ऐसे में दोनों ओर से सियासी हथियारों को धार देने की कवायद पूरी रफ्तार में है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा लड़ाई और तेज होगी, बात मुस्लिम लीग से भी आगे बढ़ेगी। आज तक क्यों? तो घोषणा पत्र पर ही घमासान छिड़ गया है। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी-आर के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए मिस्टर त्यागी ने तो टी शर्ट पर ही लिखवा लिया। अब सबको अब यही आ गया है कि एक न एक स्लोगन या प्लाकार्ड या कुछ लिखवा के आ जाओ। अब की बार 400 पार्ट टी शर्ट पे लिखा है। लेकिन मिस्टर त्यागी, किस आधार पर मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र आपकी पार्टी से कह रही है, किन बिंदुओं पर कह रही है? उन्होंने तो जाकर चुनाव आयोग में कंप्लेन कर दी है और सीधा प्रधानमंत्री की कंप्लेन कर दी है। मिस्टर त्यागी। नहीं अंजना जी, ये प्लाकार्ड लेना और ये सब तो आज का नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों ने टोपियां पहनकर इस देश में अप्रोक्सीमेटली 50 साल से लगातार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा ही है। और इनफैक्ट आज भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी तो टोपी लगाकर हमेशा ही बैठती रही, तो ये कुछ नया नहीं है। खैर, मैं आपके विषय पर आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो की जो बात की है कि किस तरीके से ये चीजें जो है मुस्लिम लीग से मिलती हैं। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम जो मुस्लिम्स के राइट्स हैं, जो शरिया है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सेम एज अगर मैं आज कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस कहती है कि हम जो है माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 1936 में जो है मुस्लिम लीग ने कहा था कि यहां पर बहुसंख्यकवाद की यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म की कोई जगह नहीं है। यही सेम बिंदु जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आज आप 2024 में देख सकते हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए बात की गई है, जिसको अब्रॉड में आगे उन्होंने लागू करने की बात की है। ये बिंदु है जिन पर आज ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की एक्सटेंडेड विंग की तरह कांग्रेस ने जो है अपने मैनिफेस्टो को आगे किया है। तो मुझे लगता है कोई गलत इसमें बात होगी नहीं। और सिर्फ इतना भी नहीं है, मैं तो कहता हूं अगर आप इनका पूरा आधार उठाकर देखेंगे, चाहे कर्नाटक की अभी 2 दिन पहले ही जो है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कहा एक इफ्तार पार्टी में कि जो 4% जो मुस्लिमों को धर्म के आधार पर जो आरक्षण मिला हुआ है, वी विल इंश्योर कि वो वहां पर हमेशा के लिए रहे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा लॉयर हम डिप्यूट करेंगे। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीजें आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस दिन रात आगे बढ़ती जाती है। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में 2024 में क्या आपको, मुझे लगता है, धर्म के आधार पर किसी को स्पेशल स्कॉलरशिप देने की आवश्यकता है? क्या आपको यह कहने की आवश्यकता है कि माइनॉरिटीज के लॉ को जो है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स को है वो सिक्योर रखा जाए? वो बाय डिफॉल्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं है। और जिस तरीके से लगातार तुष्टीकरण के माध्यम से चीजों को आगे लेकर कांग्रेस की तरफ से बढ़ा गया है, मैं मानता हूं कि उनको एक बार देखने की आवश्यकता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम लीग जैसे देश को तोड़ने की बात करता था, कांग्रेस भी इस तरीके से आज तोड़ने की बात करती है। ठीक है, अभय दुबे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जैसे मुस्लिम लीग देश को तोड़ने की बात करती थी, आप भी बांट कर राज करना चाहते हैं। आपको डर लग रहा है अनुराग भदौरिया जी की पार्टी को ज्यादा मुस्लिमों का वोट ना मिल जाए, आपको डर लग रहा है कि अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ना ज्यादा मिल जाए, इसलिए हर पार्टी कोशिश तो करती है मुस्लिम वोट लेने का, लेकिन आपने घोषणा पत्र में ये ऐसी बातें लिख दी है। और क्या क्या हटाएंगे? क्या ट्रिपल तलाक कानून भी जो इन्होंने लागू किया था, क्या वो भी रिकॉल कर देंगे, उसको भी पलट देंगे दुबे जी? अंजना जी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में जजिया कर लगाया था ना, उसके बाद मोदी सरकार ही है जिसने हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों पर तो करों का बोझ डाल दिया और अपने धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ रुपए कमवा दिए। अरे मुस्लिम लीग के परिवार के पोतों के पैसों से पला हुआ राजनीतिक दल है अंजना जी। ये मोहम्मद अली जिन्ना के पोते के पैसे से बनी हुई पार्टी है, जानती हैं आप? 70 के दशक से लेकर 98 तक जिन्ना का पोता भारतीय जनता पार्टी को पोषित करता था। आजादी के पहले भी मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे, आजादी के बाद भी खड़े हैं। जब मातंगी हाजरा बूढ़ी गांधी कांग्रेस पार्टी की एक के बाद एक सीने में तामलुक के बंगाल में गोलियां खा रही थी वंदे मातरम का उद्घोष लगाते हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ
कांग्रेस की सरकार हटा करके सरकार चला रहे थे और प्रस्ताव लिखा अंग्रेज के गवर्नर को कि कैसे भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलना चाहिए। हिंदू महासभा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रही थी। अरे वो तो ठीक है 2012 में, अरे फडणवीस साहब का पत्रकार वार्ता पढ़िए, स्थानीय निकाय में जहां संघ का मुख्यालय है वहां पर भी इन्होंने मुस्लिम लीग से सहयोग लिया। अब क्यों तिलमिला गए प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी डर और तिलमिला इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं जो नौकरी तुम्हारी मोदी जी ने छीन लिए 12 करोड़ रोजगार, हम आते ही पहली नौकरी पक्की करेंगे, 1 लाख रुपए सालाना पहली नौकरी मिलेगी हर प्रत्येक भारत के युवक को। हमने कहा गरीब परिवार की प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। हमने कहा जातिगत जनगणना का न्याय करेंगे हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज के लोगों को, जिसको मोदी जी ने जो अधिकार छीन लिया। सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दे दिया कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में यह केंद्र सरकार का अधिकार है, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा 25 लाख रुपए तक का इलाज हम देश के नागरिकों आपका मुफ्त कराएंगे। जो मोदी सरकार ने आपके इलाज के नाम पर मुर्दों का इलाज करके। एक खबर आ रही है, आपको टोक रही हूं, अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस सूत्रों से यह खबर आ रही है वायनाड चुनावों के बाद ऐलान होगा। वायनाड में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। वायनाड में वोटिंग के बाद ही यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। अमेठी और रायबरेली की सीट पर बीजेपी ने पहले ही अमेठी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि वायनाड के चुनावों के बाद ऐलान होगा। अब इस पर तो एक प्रतिक्रिया तो इस पर बनती है। माफ कीजिएगा, जितिन प्रसाद पीलीभीत से हैं, रायबरेली नहीं, लेकिन एक इस पर तो प्रतिक्रिया आपकी बनती है अभय जी। इसके पहले कि हम वापस अपने टॉपिक पर जाएं, एक प्रतिक्रिया तो बनती है, मतलब नहीं ये क्या है? वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड सर, सवाल तो सुनिए। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे यूपी बिहार में कई बार जाइए, कई जगहों पर ट्रेन पर सफर कीजिए तो लोग रुमाल रख देते हैं कि सीट हमारी है, इस पर कोई ना बैठे, छेक देते हैं। ये अमेठी रायबरेली आप लोग छेक के रख रहे हैं राहुल जी के लिए। भारत के संविधान में लिखवा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी जब सब लोग अपने टिकट अनाउंस करेंगे। मैं आज आश्वस्ति देता हूं कि रायबरेली और अमेठी नहीं, उत्तर प्रदेश में अधिसंख्यक सीट है, इंडिया गठबंधन दल जीतेगा। आखिरी 10 सेकंड सिर्फ मैं और बात करना चाहता हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी का प्यार कैसे उमड़ आता है। सर एक सेकंड अभय जी एक सेकंड। आप एक बात, ये पूरा आपने बताया, लंबा बताया, मैंने आपको एक बार नहीं टोका। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए हाँ या ना में, जैसे आप लोग आर्टिकल 370 को लेकर क्लैरिटी से कह रहे हैं कि आप उसको वापस बहाल करेंगे। क्या ट्रिपल तलाक कानून को जो सरकार लाई है, जिसमें तलाके बिद्दत को इल्लीगल, अवैध बना दिया गया है, पनिशेबल ऑफेंस, क्या आप इस कानून को ध्वस्त करेंगे, बदल देंगे, पलट देंगे? क्लियर जवाब दीजिएगा। ना आर्टिकल 370 पर हमने कहा है, आर्टिकल 370 पर हमारा रिजोल्यूशन पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कोई चैनल भ्रामक दुष्प्रचार नहीं करे। आर्टिकल 370 पर हमने कहा है स्टेटहुड का दर्जा दीजिए प्रधानमंत्री जी, वहां का कश्मीर का प्रजातंत्र मत खत्म कीजिए, ये मांग हमने की है। दूसरा बड़ा खुलासा करता हूं, देश के लोगों गौर से सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है। घोषणा पत्र का बिंदु नंबर 8, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, पर्सनल लॉ का रिफॉर्म करेगी। हमने तो उल्टी बात लिखी जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। हमने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे लेकिन उनकी कंसर्न के साथ। हमने ये नहीं लिखा कि हम जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके अनुरूप हमने अपने घोषणा पत्र में कोई बात नहीं लिखी। मैं आखिरी 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूं। ये देखिए प्रधानमंत्री जी का पत्र है मेरे पास, आखिरी प्रधानमंत्री जी का प्रामाणिक पत्र है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को यह पत्र लिखा है, देश के नागरिकों, और क्या लिखा है जानते हैं आप? 23 मार्च 1940 को जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पढ़कर अलग पाकिस्तान बनाने की घोषणा की थी, उस दिन के दिवस को प्रधानमंत्री जी बधाई संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को। लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए
और उसी मीनारे पाकिस्तान जहां पर यह प्रस्ताव पड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री गए, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने बधाई नहीं दी। कांग्रेस ने कभी मुस्लिम लीग के साथ आजादी के पहले कभी सरकार नहीं बनाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इनको तकलीफ यह है कि हमने कह दिया किसानों के समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सरकार में किसानों को रोंद कर मार डाला गया जब वो कह रहे थे कि हमारे समर्थन मूल्य का कानून प्रधानमंत्री जी दे दीजिए। जब किसान गुहार लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कम से कम इन 3 कृषि क्रूर काले कानूनों को हटा दीजिए, तो आज संभावना इस बात की बनती है कि प्रचंड बहुमत मांगकर फिर से वो क्रूर काले कानून नहीं थोप दे हिंदुस्तान पर। हमने कह दिया सारे छात्रों का कर्ज माफ, जितना शैक्षणिक ऋण छात्रों ने लिया है हम पूरा का पूरा माफ कर देंगे, क्योंकि बेरोजगारी के आकंठ अंधेरे में प्रधानमंत्री जी ने उन युवाओं को धकेल दिया है। हमने साफ जवाब लेते हैं अभय जी, अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन जो बात आपने कही है वो ऑनर में करेक्शन कर देना चाहती हूं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था गुपकार अलायंस के साथ कांग्रेस इस बात पर चर्चा करती थी कि 370 रिस्टोर किया जाए, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी ने यह साफ किया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का वो दर्जा देना चाहते हैं, और आर्टिकल 370 को लेकर उन्होंने उसके बाद से उसके रेस्टोरेशन पर कुछ नहीं कहा है। दूसरा, ट्रिपल तलाक की हम लोगों ने बात की और उनसे सवाल पूछा। शिवम जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि हम पर्सनल लॉज में सुधार की बात करेंगे, लेकिन हमारा नजरिया ऐसा अलग होगा कि हम उनको शामिल करके उनसे बात करके ऐसे कोई भी बदलाव करेंगे। ट्रिपल तलाक कानून को कैंसिल करना, जो कानून आप लोग लेकर आए हैं, इस पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर कैसे मुस्लिम लीग का हो गया? जो सब आप लोगों ने किया उसी को आगे ले जा रहे हैं। ये हमने इसमें कोई हस्तक्षेप। अंजना जी बिल्कुल बिल्कुल, शायद हो सकता है। ठीक है मिस्टर अभय जी प्लीज बीच में मत बोलिए। अंजना जी, ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे इंग्लिश जो है बहुत अच्छी समझ में ना आती हो, मैं स्पेसिफिक पॉइंट बोल देता हूं, आप खुद उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कांग्रेस विल इंश्योर माइनॉरिटीज हैव पर्सनल लॉज, इसमें कुछ इंश्योर नहीं करना है। माइनॉरिटीज ऑलवेज हैव पर्सनल लॉज इन इंडिया, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जो कहा, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई है। कृपया करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके झूठ बोलना इस देश में बंद करिए। 12 दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फजलुल हक के साथ मिलकर जो सरकार बनाई, उससे पहले मुस्लिम लीग जो है वहां पर फजलुल हक के साथ प्रजा कृषक समाज पार्टी के साथ जो है सरकार में था। उल्टा वहां पर अगर मैं बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो मुस्लिम लीग को वहां से बाहर किया और उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना नहीं है, अगर आप इसी को कहना चाहते हैं, उसी सरकार में सुभाष बोस के जो 2 करीबी लोग थे वो भी मंत्री थे, संतोष बोस और मिस्टर बनर्जी, प्रकाश बनर्जी। तो क्या वो भी मुस्लिम लीग के साथ थे? नहीं। प्रजा कृषक पार्टी जो है वो लगातार वहां पर किसानों के काम करती रही, उसके साथ मिलकर जो है सरकार बनाई गई। और उल्टा इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, 1936 में जब सरकार बनी थी, उस सरकार के दौरान वहां पर मुस्लिम लीग और प्रजा कृषक पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसमें नलिनी रंजन सरकार भी एक मंत्री थी, वित्त मंत्री, जो फिर 1948 में जब सरकार बनी बंगाल में कांग्रेस की, तो वो वित्त मंत्री बनी। कमाल की बात यह है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़कर और झूठ बोलकर पेश करना बंद कीजिए और आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप एक व्यक्ति के खिलाफ। अब अनुराग जी आप रुक जाइए, मैं लौटूंगी। काम किया और झूठ भी बोल रहे हैं, बता दीजिए। मैं लौटूंगी अभय जी आपके पास, एक बार अब अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, क्या आपको भी ऐसा लगा कि ये जो घोषणा पत्र है, ये बहुत बड़ी सी जाल लेकर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए पानी में उतरे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वही हो गया ना कि मैं तुम पे हर बार भरोसा करता हूं, तुम इतना सच्चा झूठ बोलते हो। कमाल है भाई। आप 1936 की बात करेंगे लेकिन 1942 की नहीं करेंगे, 1948 की नहीं करेंगे, 2024 की नहीं करेंगे, 2014 की बात की नहीं करेंगे। अरे भाई 1936, 1970, 1980 की बात आप 2014 में कर चुके हो। ये सब बातें आप बोल चुके हो। कितनी बार बोलोगे ये बातें? कितनी बार ये बात बोल के आप वोट लेना चाहते हो? आपने 2014 में जो बोला था आपको याद है? आपने क्या कहा था? इस देश के अंदर में हम आएंगे तो कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2014 में कहा था आपने। आज बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, रोजगार आपने दिया, 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा दिया, और ये सोचा भी नहीं कि वो अपनी फीस कैसे बच्चों की भरेंगे, माँ बाप को कैसे पालेंगे। यही तो आपके वादे थे ना। आपने क्या कहा था 2014 में? हम आएंगे, किसान खुशहाल होगा, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। ये नहीं बोला था हम आएंगे उसके बाद किसान धरने पे बैठेगा और किसानों की मौतें होंगी, उसके कानून पास करेंगे, फिर हम वापस ले लेंगे। ऐसा तो नहीं बोला था आपने।
आपने क्या बोला था, हम आएंगे यहां पे महंगाई खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल 30 रुपए 35 रुपए बिकने लगेगा, हर जगह खुशहाली का माहौल होगा। लेकिन क्या हुआ, छात्रों के हाथ क्या हो रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, पेपर लीक हो जाता है। सोचिए एक छात्र बेचारा अपने शहर में आके रहता है, उसके अम्मा पिताजी वहां पे किस तरह से खेती से 2 लाख रुपए सालाना भेजते हैं, 2 लाख रुपए खर्च करता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा उसी झंझट में उसको जाना पड़ता है। आपने क्या कहा था, ये सरकारें महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ाती है, तब आपने नहीं कहा था। तब आपने, आपके समय में जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ आप चुप्पी मार गए, आप जरा सा भी नहीं बोले मणिपुर के बारे में, जरा सा आपने नहीं सोचा। उस सैनिक की बात करते थे आप, और सैनिक की पत्नी के साथ अन्याय हुआ, आप चुप्पी साध गए। मैं शब्दों में बोल भी नहीं सकता। बीएचई की घटना आप भूल गए, देश का गौरव यहां बढ़ाने वाली महिलाओं को रोड पे घसीटा गया, आप चुप्पी साध गए। क्या क्या बोले आपको, अंकिता भंडारी का केस आपको याद होगा, चुप्पी साध जाते हो। भ्रष्टाचार की बात करते थे आप, हम आएंगे अब की बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बात फलानी सरकार 2014 में। उसके बाद क्या हुआ, भ्रष्टाचार को सब आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, सब तो आपकी पार्टी में आ गए। तो आप कहते ना कि हम आएंगे भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे क्योंकि हम अपनी पार्टी में ले लेंगे। आप कहते थे परिवारवाद बहुत हुआ, परिवारवाद, अब की बात फलाने की सरकार, फिर परिवारवाद, फिर आपने अपने साथ शामिल कर लिया, सारे परिवारवादी पार्टी आपके साथ आ गए। और उन सैनिक महिलाओं की बात करते थे, विधवाओं की, जिनका आपने आदर्श घोटाले में नाम लेते थे कि आपने सैनिक विधवाओं का ये जो मकान है उस पर हड़प लिए, उन्हीं को आपने अपनी पार्टी में ले लिया और आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया। आपकी किस बात पे जनता भरोसा करे, पहले ये बता दीजिए। ठीक है अरविंद जी, हमेशा देश को भटकाना चाहते हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। ये देश हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, सुनिए मेरी बात, ये हम सब हिंदुस्तान पाकिस्तानी मत कीजिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। फख्र से कहते हैं हिंदुस्तानी हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, और हम यहाँ पे गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। आप किसको बांटना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? क्यों बांटना चाहते हो आप हिंदुस्तान के अंदर में? आप विकास की राजनीति कीजिए ना। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मंच पे खड़े होकर सिर्फ विकास गिनाइए, अपना 10 साल का काम गिनाइए, काम के नाम पे वोट मांगिए। क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप काम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाह रहे हो। अभी भी आप नफरत के नाम पे वोट मांगना चाहते हो। इसलिए अब देश की नेता की अंतरात्मा जगी कि नहीं जगी मैं नहीं जानता, लेकिन देश की जनता की अंतरात्मा जग गई है कि भारतीय जनता अरविंद पार्टी वाजपेयी जी, इसके बाद शिवम जी आप जवाब दीजिएगा। अरविंद जी एक बार, अरविंद जी अब जवाब सुनिए। अनुराग जी हो गया, अनुराग जी, अरविंद वाजपेयी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं नफरत फैलाकर, लगभग वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी जी कहते हैं, मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में। वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग से तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। अंजना जी, अभी मैं आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, तो मैंने वो राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, वो टैबलेट पे चलता है, तो वो पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि पहले जो देश को 2 आदमी चलाते थे, अब आज की स्टेटमेंट ये है कि देश को 90 आदमी चला रहे। मतलब क्या कंफ्यूज है ये, अपने आप में कंफ्यूज है। मतलब पहले 2 की स्टेटमेंट छुप के आप राहुल गांधी के भाषण की कार में पहले वाली खत्म, पहले अरे वो गाड़ी में चलता रहता है ना। अब आपके चैनल पे आना है तो चल रहा है, देख लिया, सुन लिया, अदरवाइज तो कहाँ देख पाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये कंफ्यूज लोग हैं क्या? तुष्टीकरण की बात जहां तक है, आपको याद होगा वो AK एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी बहुत पहले, उन्होंने तो मोहर लगा दी थी बकायदा कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण राजनीति करते करते इस हाशिए पे पहुंच गई है। कंफ्यूज आदमी, तुष्टीकरण करना है, सनातन को गाली देनी है, और विकास के एजेंडे पे तो अनुराग जी आप तो क्या बात करोगे, आप मत बोला करो इस पे। गायत्री प्रजापति हमको याद आ जाते हैं, जो जब राजनीति शुरू की तो BPL कार्ड था, और उसके 5 साल बाद आए तो एफिडेविट में लिखा 350 करोड़ रुपए की पूंजी है। कहां से आ गई, क्या हुआ उसके खिलाफ, और फिर किस केस में बंद हुआ ये भी आपको मालूम है। देखिए मोदी जी की क्रेडिबिलिटी जो है ना, उसके आगे ये सब बोलने हो गए हैं। कौन नेता है बताओ, बार-बार कौन नेता है? मुसीबत में उसका बाप होता है, कौन नेता है इनका, एक बता दो नेता। और दूसरा, एक शर्म नहीं आती आपको ये बात बोलते हुए? गायत्री प्रजापति का बताइए, गायत्री प्रजापति का जवाब दिया करो पहले, फिर आगे चला करो। आगे जाने से पहले सोचा करो क्या बोल रहे हो। कौन? मैं कह रहा था कि मोदी जी ने जो 9-10 साल में क्रेडिबिलिटी बनाई है, और ये अभी राशन की बात कर रहे थे, ये तो अबे जी आपने ही बना के दिया था फूड सिक्योरिटी एक्ट। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री होते थे, उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। उसी को हमने थोड़ा रद्दोबदल करके ये सुनिश्चित किया कि कोई गरीब परिवार भूखा न सोए। क्या गुनाह कर दिया हमने?
क्या गरीबों के लिए अगर हम शौचालय बना रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं? गरीबों के लिए अगर मकान बना के दे रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं? कैसी बातें आप करे जा रहे हो? बताइए कौन सा दंगा हुआ हमारे 10 साल के राज में? और आपके मैं गिनाऊं तो फहरिस्त 100 की बन जाएगी। और सबसे बड़ा दंगा जब था, जब सिखों के गुरुद्वारे में अमृतसर में अटैक किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। भूली नहीं है ये जनता। मोदी को जनता के दिलों में निकालने के लिए ये कागजी घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा। 10 साल में आपकी शिकायत ये है कि मोदी ने 100% काम क्यों नहीं किए। 100% भी करेंगे। आप 24 में आ जाएंगे तो जो बचे हुए हैं वो भी पूरा कर देंगे। चाहे महिला सम्मान की बात है, चाहे ट्रिपल तलाक की बात है, चाहे कौन सा वादा पूरा नहीं किया हमने, ये बताइए। अनुराग जी, एकदम छोटा सा जवाब मुझे जाना है शिवम जी के पास और अभय जी के पास। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी ने जो पिता पुत्री के रिश्ते के बारे में बोला है, बिहार का डिप्टी सीएम है, क्या एक पिता अपनी पुत्री को यहाँ पढ़ा लिखा के बड़ा करता है? पुत्री अगर पिता की मदद करती है, पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है। पुत्री ने अगर उसकी मदद की अपने पिता की, तो आप कहोगे ये लेन देन का रिश्ता है। ऐसे आपके डिप्टी सीएम देश के अंदर होंगे? ये देश में जो जहां हम अपनी बेटी को, यहाँ अपनी बेटी बहन को देवी स्वरूप मानते हैं, उनको आप इस तरह के रिश्ते मानेंगे और आप उसका इस्तीफा भी नहीं मांगेंगे? ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम है तो ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप यहाँ बातें कर रहे हैं दुनिया भर की, और आप बात कर रहे थे यहाँ पे मैं। एक और खबर आ रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस पर पीएम का हमला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो, पीएम मोदी कह रहे हैं। उनके एमपी देश के दूसरे बंटवारे की तरफ काम कर रहे हैं, की बात करते हैं। उनके एमपी देश के दूसरे बंटवारे की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जल्दी से जवाब दीजिए और इसके पीछे की पूरी वजह भी बताइए। प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि देश को बांटने की कोशिश है उनकी, कैसे बांटने की कोशिश है? क्योंकि जहां जहां वो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं उसके साथ वो SC, ST, EWS सबकी बात कर रहे हैं। तो खाली माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज में भी सिर्फ मुस्लिम्स को उठाकर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना कहां तक सही है? शिवम त्यागी जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बयान से हूं तो काफी हर जगह यूट्यूब पर चलता ही रहता है, मनमोहन सिंह जी का, दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। वन, खास तौर पर मुस्लिमों का रेफरेंस लेकर एक देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो कि इस देश में मुझे लगता है शायद पहले कभी नहीं हुआ। छोड़ दीजिए उसको, अगर 4% जो है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है कर्नाटक में, तो कौन सी बाकी जातियों को दिया जा रहा है? मुस्लिमों को दिया जा रहा है, धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। छोड़ दीजिए इस बात को। मार्च 5, 2014 को जब इस देश में चुनाव होने वाले थे, सिर्फ उससे एक दिन पहले एक चिट्ठी निकलती है रातों रात दिल्ली सरकार से, स्पेशल नोट करके, और एक ही दिन में 121 प्रॉपर्टीज जो है वक्फ दे दी जाती है। हालांकि उसमें जांच बिठा दी मोदी सरकार ने आते ही 2015 में, लेकिन वो कौन से माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था? इन्हीं माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था। अगर मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती ही इस देश में है और कहीं मिलती ही नहीं है, तो ये कौन सी बाकी माइनॉरिटीज की बात करी जा रही है? अगर सलमान खुर्शीद जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया शांति को लेकर रहा है वो काबिले तारीफ है और भारत की सरकार इसका कहीं ना कहीं साथ नहीं देती है, तो कौन पाकिस्तान की तरफ बात कर रहा है और कौन इसके बाकी के माइनॉरिटीज की बात कर रहा है? बाकी के माइनॉरिटीज की कभी कांग्रेस बात नहीं करती। कांग्रेस अगर बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, मुस्लिम और मुस्लिम। इनकी स्कीम्स में मुस्लिम है, इनके धार्मिक लबादे में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। और अभी जिस दिन नामांकन हुआ, नामांकन के दिन जो है कांग्रेस के झंडे दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी की रैली में। क्यों जी? कि मुस्लिम लीग नाराज हो जाएगी इस वजह से क्या? बात साफ है, इस देश में धर्म के आधार पर कोई कानून, कोई भी चीजें नहीं बनती हैं, ना बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। अनुराग भदौरिया की बात का जवाब देता हूं, आप सुनते नहीं है क्या? आज तक देखते नहीं है या टीवी देखते हैं तो स्पेशली बंद कर लेते हैं? जब मेरे देश के गृह मंत्री मणिपुर पर पूरा 2 घंटा 22 मिनट बोले, आप कहां थे भाई? टीवी बंद कर लिया था क्या आपने? जब मेरे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब दे रहे थे तब कहां थे आप? हमने एक एक विषय का जवाब यहां पर दिया है और आगे भी देने को तैयार है। लेकिन अब एक और कही गई बात के विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते। हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भैया अगर आप तुष्टीकरण में पहुंच जाओगे तो हम आपको वहां पर भी उतना ही कठोर जवाब देंगे। हम विकास के मुद्दों पर ही जवाब दे रहे हैं। हम ईपीएफओ में 16 करोड़ रजिस्ट्रेशन अगर नए हुए हैं तो विकास के लिए और नौकरी और रोजगार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 350 से आज 90,000 स्टार्टअप्स हो गए हैं तो हम विकास के एजेंडा पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं जो है खाना दिया गया है, राशन दिया गया है, तो हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आज इस देश में जो है 42 ट्रेन हैं, जो वंदे भारत ट्रेन है, तो विकास के मुद्दे पर ही
हम चुनाव लड़ रहे हैं, हर एक विषय पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस देश को धर्म के आधार पर कोई बांटने का प्रयास और कांग्रेस इसको करेगी तो हम उसका सड़क से संसद तक हर जगह विरोध करेंगे और एकदम पूरे जोर के साथ विरोध करेंगे। अभय जी, अब 3 सवाल हैं, उनके जवाब दीजिएगा स्पेसिफिकली। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि इनका सवाल भी आप दें अपनी बात कहने के साथ साथ। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि अलग देश की बात करते हैं और ये सच है। आपके सांसद, लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत का को एक अलग देश बनाया जाना चाहिए और ये उन्होंने कहा है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है। ये किस तरह का बयान है? आपका कोई सांसद इस तरह की बात करता है, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का है, माइनॉरिटीज को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते थे कि जो सनातन के खिलाफ बोलेगा हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आपने हेट स्पीच की बात की है ना, तो आप सनातन के खिलाफ बयान दिया, लेकिन आपका तो उनके साथ गठबंधन है। ये तो 3 मुद्दे आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें जनता को आप पर विश्वास करने में मुश्किल होगी ना सर। सबका जवाब अभय जी। डीके सुरेश जी, इन्होंने विश्वास में विष का वास घोल दिया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे बयान का ना समर्थन करती है ना आत्मसात करती है जो देश के खिलाफ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग दें, कांग्रेस के दें या किसी राजनीतिक दल के दें। देश के लोगों बहुत गौर से सुनिए, प्रधानमंत्री जी क्यों इस तरह की अपने भाषणों में बात कर रहे हैं, एक बार गौर कीजिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी रात को हमारा घोषणा पत्र पढ़ते हैं, वाजपेयी जी छुपकर दिन में राहुल गांधी जी के भाषण सुनते हैं। आप देखिए गौर से, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता इस बात पर निगाह लगाए हुए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। आप भी देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बरेली की रैली में देश के किसानों को कहा था 2016 में कि 22 तक आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, वही प्रधानमंत्री जी का एनएसएसओ कहता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई और आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है प्रधानमंत्री जी। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे किसानों की तरक्की का काम करूंगा, वो किसानों को रोन देते हैं। वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर हमारे सीमा पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले सैनिकों के परिजनों को नग्न घुमाया जाता है और 50 दिन तक प्रधानमंत्री जी मौन साधे रहते हैं। चीन भारत की सीमा में घुसता है, प्रधानमंत्री कहते थे मैं लाल आंख दिखाऊंगा। लाल आंख चीन की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चीन भारत की सीमा में अंदर घुसा है देश के लोगों, और प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी है। सोनम वांगचुक को सुनिए लद्दाख में वो क्या कह रहे हैं। जब वो लद्दाख की स्वायत्तता की बात करते हैं तो कहते हैं 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी पेट्रोलिंग चीन ने बंद कर दी है। जो हमारे पुरोधा थे वहां, हमारे जो शहादत दी परमवीर चक्र शैतान सिंह जी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के जो नायक थे, उनकी प्रतिमा को चीन ने ध्वस्त कर दिया। इसलिए आप बांट कर जीतना चाहते हैं, सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप पे। इसलिए चूंकि ये सब हो रहा है इसलिए आप बांट कर जीतना चाहते। डीके सुरेश पे बोलिए तो सर। डीके सुरेश तो दिया मैंने अंजना जी। क्या मैं जब आप सनातन की और डीके सुरेश की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहो कि वो संजय निषाद के खिलाफ प्रधानमंत्री जी एक बार तो मुखरता से बोलिए। उसने माता कौशल्या और भगवान राम के पिता दशरथ के खिलाफ इतना घृणित वक्तव्य दिया है कि मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज भी जाइए जीतन राम मांझी के पास, उनके माइक कैमरा लगाइए, माइक लगाइए, वो कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। राम जी के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते और प्रधानमंत्री जी गले लगा लेते हैं। सनातन धर्म के प्रति कोई भी राजनीतिक दल आपको टोकरी क्योंकि एक और खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगा केजरीवाल पर फैसला। आपको बता दें उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने खुद चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो मेरी गिरफ्तारी की है वो इलीगल है, अवैध है, और ऐसे में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब कल अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में यह अपील की थी कि ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की है वो अवैध है। हालांकि ईडी ने भी अपने पक्ष से तमाम दलीलें रखी हैं। सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा होगा, क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी को लेकर कि वो वैध है अवैध है, जो ईडी ने गिरफ्तारी की है उस पर फैसला सुनाया जाएगा। अभय जी 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात, 2 लाइन में पूरी कीजिए। बिल्कुल 2 लाइन में। देश के लोगों, देखिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च अदालत के खिलाफ बयान दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में।
उन्होंने कहा कि उन लोगों को बात बोले, हम तो पारदर्शिता के लिए लेकर आए थे, उन लोगों को पछतावा होगा जिन्होंने इसके खिलाफ बोला। अरे प्रधानमंत्री जी, यही चुनाव आयोग ने पत्र लिखा था 24 मई और 17 सितंबर 2017 को आरबीआई ने और चुनाव आयोग ने पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री जी मत कीजिए, ये काले कारनामे हैं, यहां पर शेल कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में होगी जो काला धन को प्रोड्यूस करेगी। आरपी एक्ट का सेक्शन 29C के खिलाफ है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 13A के खिलाफ है, आईटी एक्ट के खिलाफ है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और ये काले कारनामे आप जब देश के सामने आ गए तो सफाई देते फिर रहे हैं। मैं देश के नागरिकों से अनुरोध करता हूं, बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दीजिए। पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कितने रोजगार के अवसर सृजित किए। चीन से $118 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया, पूरे एमएसएमई को तबाह कर दिया। सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश आई कैमरे पर और उसने कहा कि नोटबंदी जैसा स्कैम नहीं देखा। यहां निर्मला सीतारमण जी के पति जो वित्त मंत्री है, उनके पति सामने आए और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्कैम आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ। इन बुनियादी मुद्दों पर दाव भी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। अभय जी सांस लीजिए। क्या ये, इसके बाद से आपकी बारी होगी अनुराग जी, फिर शिवम जी के पास जाऊंगी। अरविंद जी, क्या ये मुस्लिम लीग वाला दाव वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कांग्रेस अपने तरीके से वादों को रख रही है, उसका मैनिफेस्टो है, वो डाल रहे हैं, इसको मुस्लिम लीग का कह देना कहां तक सही है? नहीं, देखिए, उनके जो मैनिफेस्टो मैंने भी देखा है, इनका 2-4 क्लॉज तो देखिए खास तौर से, उसमें एक क्लॉज नंबर 5 है। उसमें इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए जो हम अलग से बैंक को डायरेक्शन देंगे कि आप इनको अलग से लोन की व्यवस्था करिए। मतलब हम ये कह रहे हैं, ये तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये इनका इतिहास खुद बोलता है कि ये अपीजमेंट करते हैं। देखो, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करें वो संविधान इजाजत देता है, लेकिन अपीजमेंट की इजाजत नहीं देता। देखो, ये डिफरेंस है बीजेपी की सोच में और इनकी सोच में। बात ये जो करते हैं, ये तुष्टीकरण की तरफ जब जाती है तो वो खतरनाक हो जाती है। जब आप सनातन को कंडेम करते हैं और आपके गठबंधन के साथ ही करते हैं तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते और चुप्पी डाल देते हैं। ये जनता को पसंद नहीं आता। सनातन को आप क्यों गलियाओगे और दूसरे को आप क्यों चिपकाओगे या उसको और बाकी लोगों से ज्यादा महत्व क्यों दोगे? ये गंभीर विषय है। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि इन्होंने तो देश की संप्रभुता से समझौता किया है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, ये चाइना एम्बेसी में लुक छुप करके जो बातें हुई थी और 2 दिन बाद जब प्रेस में खुली थी, उससे पहले प्रेस में पूछा इन्होंने कि क्या हुआ, कोई मीटिंग थी, कोई डिनर था, सब मना कर रहे थे उस बात को। 90 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था, ये आप बताइए मुझे। चाइना ने 30,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि कब्जा की थी। दुबे जी रुक जाइए, अभी ऑडियो नहीं जा रहा। अगर आप देखेंगे तो देखो, बू तो आती है और जनता ने उस बू को देखा है। और आ जाइए, ठीक है, 2 लाइन का छोटा सा इस पर जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने स्पेसिफिक आरोप लगाया है, स्पेसिफिक आरोप लगाया है, इस पर जवाब दीजिए। और अभय जी, वो सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं जो शिवम त्यागी ने पूछा था। वायनाड में पर्चा भरने जा रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस का झंडा नदारत क्यों? 5 लाख लोग थे वायनाड में राहुल गांधी के साथ और 19 लोकसभा की सीटें जीती थी। इस बार भी वो चमत्कार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह दोहराया जाएगा। राहुल गांधी जी की रैली में राहुल गांधी जी के कटआउट, कांग्रेस पार्टी के झंडे सब थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी यह है कि वो गुपचुप से, आप देखिए ना, मोदी जी ने रैली भी देखी, भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की रैली भी देख रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। आप देखिए, इतने घबराए हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि इनको पता है। लेकिन खुशी की बात ये होगी कि जनता देखे और जनता वोट करे। चूंकि वक्त बहुत कम है से मुझे सबसे रिएक्शन लेना है। अनुराग भदौरिया जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं कहते हुए ये बात अपनी जगह है, लेकिन अखिलेश यादव भी तो मुख्तार अंसारी के घर में जाते हैं ना मिलने के लिए। वो वैसे ही जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक खास वोट बैंक को टारगेट करना है। अच्छा ये बताइए, नहीं, शायद आपको ऐसा लगता होगा। भाई ये बताइए कि सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? जनता की। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? जनता के पास। वही जनता जिता रही है ना उस परिवार को लगातार उसकी परवाह ने 5 बार जिताया है ना मुख्तार अंसारी को। उसके बेटे को जिता रही है, उसके भतीजे को जिता रही है, उसके भाई को जिता रही है। कौन जिता रही है? जनता। तो जनता का तो अपमान नहीं कर सकते ना आप।
एक बात। दूसरी बात, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है देश के अंदर में, बिलियनियर का विकास किया है। 2014 में 100 थे, अब 186 हो गए। हाँ, उन्होंने विकास किया है कि इस देश के अंदर अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ी है और कर्जा 2 लाख नहीं 205 लाख। टाइम खत्म हो गया है। भदौरिया साहब, अगली बार शिवम जी सिर्फ 2-3 लाइन। देखिए, बस छोटे छोटे में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो अभय जी ने कहा कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम और ये कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। पिछले 2.5 साल से लगातार गाली सनातन को दे रहे हो और कहते हो कि हम माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के राइट्स रिजर्व करेंगे, उनके तमाम चीजों को करेंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म सोच नहीं आने देंगे। कहां मेजॉरिटेरियनिज्म सोच है भाई? जवाब नहीं दिया आपने अभी भी। हमेशा लगातार गालियां आपके नेताओं ने दी। स्टालिन से ले लीजिए और बाकी आपके अलाइज को ले लीजिए, अपने खुद के नेताओं को ले लीजिए, कार्ति चिदम्बरम को ले लीजिए। और सुनिए, केसी वेणुगोपाल से इस बात पर एक सवाल पूछा गया था कि आप बताइए वो जो लगातार सनातन को लेकर गालियां दी जा रही है, क्या आप उसको कंडेम करते हैं? उन्होंने नहीं किया। आप करते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं होता। आप केसी वेणुगोपाल से बड़े नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब आता हूं मैं अनुराग जी के सवाल पर। उन्होंने कहा कि मुख्तार के परिवार को जनता ही तो जिताती आ रही है। तो नरेंद्र मोदी जी को कोई और जिता रहा है? उनको भी तो जनता ही जिताती आ रही है लगातार। चलिए इसी बात पर हल्ला बोल का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।